थैंक यू सर। मैं आपके एतमाद पर हर सूरत में पूरा उतरूंगा सर। कर्नल डेविड ने खुश होते हुए कहा। ओके। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो कर्नल डेविड ने रिसीवर रख दिया। उसका चेहरा मसरत से दमकने लग गया था। उसे यकीन था कि इस बार वो इमरान और उसके साथियों का हर सूरत में खात्मा कर देगा, क्योंकि इमरान और उसके साथियों के ये वहम व गुमान में भी ना होगा कि कर्नल डेविड को अबू खालिद और उसके दरमियान होने वाली बातचीत का इल्म हो चुका है। उसने एक बार फिर रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस सर। दूसरी तरफ से कहा गया, मेजर रेनाल्ड को मेरे ऑफिस भेजो। उसे कह दो कि वह हेडक्वार्टर लाइब्रेरी से लाबान और इसराइल के सरहदी इलाके का तफसीली नक्शा भी साथ ले आए और मेजर मार्टिन से मेरी बात कराओ जहां भी वो हो। कर्नल डेविड ने कहा और रिसीवर रख दिया। तकरीबन 5 मिनट बाद फोन की घंटी बज उठी तो कर्नल डेविड ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस। कर्नल डेविड ने कहा। मेजर मार्टिन लाइन पर है जनाब। दूसरी तरफ से मद्यपान लहजे में कहा गया। क्राउबात। कर्नल डेविड ने कहा। सर, मैं मेजर मार्टिन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक मद्यपाना आवाज सुनाई थी। मेजर मार्टिन, तुम अपने सेक्शन को लेकर फौरन इसराइल लाबानी सरहद पर पहुंच जाओ। हॉकाई सेक्शन को भी साथ ले जाओ। तुमने वहां हॉकाई को फिजा में पहुंचाना है और पूरी सरहद पर इस तरह चेकिंग कराओ कि कोई मक्खी भी चेकिंग के बगैर अंदर दाखिल ना हो सके। वहां मेन चेकिंग स्टेशन भी कायम करो और हाँ, मेरे लिए भी वहां अलहदा हेडक्वार्टर मुंतखब करो। 2 गनशिप हेलीकॉप्टर भी ले जाओ और तमाम असला और रेत पर चलने वाली मखसूस जीपें भी। मैं कल वहां पहुंचूंगा। उससे पहले तुमने वहां तमाम इंतजामात मुकम्मल करने हैं और ये सुन लो कि अगर तुम्हारे इंतजामात में मुझे कोई कमी नजर आई तो मैं अपने हाथों से तुम्हें गोली मार दूंगा, समझे? कर्नल डेविड ने आखिर में चीखते हुए कहा। यस सर, लेकिन वहां तो ब्लैक आई का कंट्रोल है सर। मेजर मार्टिन ने कदरे सहमी हुई आवाज में कहा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं अहमक हूँ, मुझे नहीं मालूम और तुम्हें मालूम है। क्यों? नॉनसेंस। सदर साहब ने अब लाबानी सरहद का मुकम्मल कंट्रोल GP5 को दे दिया है और ब्लैक आई को वहां से वापस बुला लिया गया है। सुन लिया है तुमने? कर्नल डेविड ने हलक पहाड़ कर जवाब देते हुए कहा। यस सर, हुक्म की तामील होगी सर। दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल डेविड ने एक झटके से रिसीवर रख दिया। नॉनसेंस, खुद को मुझसे ज्यादा अक्लमंद समझते हैं। नॉनसेंस। कर्नल डेविड ने गुस्सीले लहजे में कहा। उसी लम्हे दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। जिस्मानी तौर पर वो खासा फिट नजर आ रहा था। उसकी चौड़ी पेशानी और चमकदार आंखें बता रही थी कि वो खासा ज़हीन आदमी है। ये मेजर रेनाल्ड था, GP5 का नंबर 2। मेजर रेनाल्ड एक्रीमिया की सरकारी एजेंसियों में तवील अरसा काम कर चुका था और उसकी कारकर्दगी इंतहाई शानदार थी। एक बार एक मिशन के दौरान उसने कर्नल डेविड के साथ मिलकर काम किया तो कर्नल डेविड भी उसकी सलाहियतों का मोतरफ हो गया। उसने सदर से कहकर उसे एक्रीमिया से फारिग कराकर GP5 में कॉल करा लिया और अब वो कर्नल डेविड का नंबर 2 था। वो चूंकि कर्नल डेविड का काफी हद तक मिजाज शेनास हो गया था, इसलिए वो उसे आसानी से डील कर लिया करता था। तुमने आने में इतनी देर लगा दी, क्यों? कर्नल डेविड ने उसके सलाम करते ही उस पर चढ़ाई कर दी। मैं जनाब के लिए ऐसे नक्शे तलाश करके लाया हूँ कि जिससे आपका सारा मसला ही हल हो जाएगा जनाब। मेजर रेनाल्ड ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। कैसा मसला? क्या मतलब? मेरे लिए क्या मसला हो सकता है? क्या मैं कोई घसियारा हूँ तुम्हारी तरह? नॉनसेंस। कर्नल डेविड को और ज्यादा गुस्सा आ गया था। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खात्मे का मसला जनाब। मेजर रेनाल्ड ने परेशान हुए बगैर बड़े हमदर्दाना लहजे में जवाब दिया। हाँ, ये वाकई मसला है। ये लोग वाकई मसला बन गए हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार वाकई उन्हें मरना पड़ेगा। मैं कहता हूँ इस बार उन्हें लाजमन मरना पड़ेगा। कर्नल डेविड ने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा। यस सर, इस बार उनकी मौत उन्हें आपके हाथों में ला रही है। मेजर रेनाल्ड ने कहा। ओह यस, तुम वाकई बेहद समझदार हो, दिखाओ मुझे नक्शा। कर्नल डेविड ने खुश होते हुए कहा तो मेजर रेनाल्ड ने नक्शा खोलकर कर्नल डेविड के सामने रख दिया। क्या तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ कहाँ चेक पोस्टें हैं, कहाँ कहाँ सड़कें हैं, खास तौर पर ह्यूमा पहुंचने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं? कर्नल डेविड ने कहा। नहीं जनाब, मैं तो आज तक वहां गया ही नहीं। मेजर रेनाल्ड ने कदरे सहमे हुए लहजे में कहा। नॉनसेंस। तो क्या अब तक भाड़ झोंकते रहे हो या घास काटते रहे हो? नॉनसेंस। फिर मुझे इस नक्शे में क्या नजर आएगा? बोलो। क्यों उठा लाए हो उसे? बोलो। कर्नल डेविड ने गुर्राते हुए कहा। ठीक है सर, मैं हेलीकॉप्टर पर जाकर सर्वे करके आता हूँ। मेजर रेनाल्ड ने कहा। हाँ जाओ और ये नक्शा भी साथ ले जाओ। इस पर निशानात लगाकर ले आओ और सुनो, वहां जाकर सोना जाना। हमने कल हर कीमत पर चेकिंग सेटअप मुकम्मल करना है। और सुनो, मेजर मार्टिन अपने सेक्शन के साथ वहां पहुंच रहा है। वो वहां जो जो इंतजामात करे तुमने उनकी तफसील भी मालूम करके आना है।
समझे, जाओ, कर्नल डेविड ने कहा तो मेजर रेनाल्ड उठ खड़ा हुआ। उसने नक्शा उठाया, कर्नल डेविड को सलाम किया और फिर मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया। अब मैं देखूंगा कि कैसे ये इमरान हलाक नहीं होता, कर्नल डेविड ने खुद कलामी के से अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा। उसके साथ ही उसने एक फाइल उठाकर सामने रखी और फिर उस पर झुक गया। जीप काफी तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ी चली जा रही थी। सड़क के दोनों अतराफ में दूर दूर तक रेत का सहरा सा फैला हुआ था। सड़क के दोनों अतराफ में छोटी छोटी दीवारें बनाई गई थी ताकि रेत उड़कर सड़क पर न आ सके। ये इलाका लाबान का था। इमरान अपने साथियों समेत कार्सिका से एक चार्टर्ड तैयारे के जरिए लाबान के दारुल हुकूमत पहुंचा था और फिर वहां से एक चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए वो लाबान के शहर सातरे पहुंचा था, जहां से जीप में सवार होकर वो अब इजरायली सरहद से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर एक इलाके अरबत की तरफ जा रहे थे। अरबत एक काफी बड़ा नकलिस्तान था जहां हरेरा नामी कबीला रहता था। ये सहराई कबीला था और इनकी तमाम तर मैशत ऊंट पालने पर मुनहसिर थी। हरेरा का सरदार अबू उबैदा था। इमरान ने लाबान दारुल हुकूमत में एक फलस्तीनी ग्रुप से राब्ता किया और उस ग्रुप के सरदार ने उसे हरेरा कबीले की टिप दी थी और हरेरा कबीले तक पहुंचाने के तमाम इंतजामात भी उसी सरदार ने किए थे। सरदार ने उसे यकीन दिलाया था कि सरदार अबू उबैदा, जो कि यहूदियों का कट्टर मुखालिफ है, उसकी दिल खोलकर इमदाद करेगा और वो लोग उनकी रहनुमाई में आसानी से एलास क्रॉस करके हुमा पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये कबीला सहरा की रेत के एक एक जर्रे को जानता था और ये लोग इंतहाई मेहनती और जफाकश थे। उसके साथ साथ इंतहाई वफादार भी थे। वैसे अरबत खासा बड़ा इलाका था और वहाँ हरेरा के अलावा भी कई कबीले आबाद थे और वहाँ लाबान के दूसरे शहरों से भी लोग आते जाते रहते थे, क्योंकि अरबत ऊँटों की बहुत बड़ी मंडी थी। क्योंकि वहाँ बसने वाले तमाम कबीलों का पेशा ऊँट पालना और फरोख्त करना था। ड्राइविंग सीट पर लाबानी नौजवान हारिस था, जबकि जूलिया साइड सीट पर और इमरान और उसके साथी उकबी सीटों पर बैठे हुए थे। सबसे आखिर में 4 बड़े थैले थे जिनमें उनका जरूरी सामान मौजूद था। उन्हें सफर करते हुए तकरीबन 6 घंटे हो गए थे। जीप में इतना पेट्रोल है हारिस कि हम अरबत पहुंच जाए, ऐसा ना हो कि बाकी सफर जीप को धक्का लगाकर मुकम्मल करना पड़े। इमरान ने उकबी सीट से कहा तो हारिस बेख्तियार हंस पड़ा। जनाब, एक बात तो ये है कि इन जीपों के फ्यूल टैंक आम जीपों से बड़े होते हैं। फिर टैंक फुल करा लिया गया था। इसके अलावा भी तेल से भरे हुए 2 कैन जीप के उकबी हिस्से में मौजूद हैं, इसलिए आप बेफिक्र रहें। हारिस ने हंसते हुए कहा, अरे उकबी हिस्से में हम मौजूद हैं, तुम हमें तो फ्यूल टैंक नहीं समझ रहे। इमरान ने कहा तो हारिस एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। सर, जीप के उकब में कैन बंधे हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हारिस ने हंसते हुए कहा। अरबत तुम कितनी बार जा चुके हो? इमरान ने पूछा। सैकड़ों हजारों बार। क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? हारिस ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। तुम कभी इजरायली सरहद के अंदर भी गए हो? इमरान ने पूछा। जी हाँ, कई बार, हारिस ने इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया। तो इमरान उसके साथी भी हारिस की बात सुनकर बेख्तियार चौंक पड़े। क्या तुम पकड़े नहीं गए थे? इमरान ने कहा। ओ जनाब, पकड़े जाने का क्या ताल्लुक, चेक पोस्ट सिर्फ पुख्ता सड़कों पर है। वसी वो अरीज सहरा में कोई चेक पोस्ट नहीं है और सहराई लोग मखसूस रास्तों पर पूरे सहरा में घूमते फिरते रहते हैं। मैं तो कई बार एला शहर तक भी हो आया हूँ, हारिस ने जवाब दिया। क्या उन रास्तों की फिजाई चेकिंग नहीं होती? इमरान ने कहा। होती होगी, लेकिन वो लोग सहरा में सफर करने वालों को कुछ नहीं कहते। वैसे आपने किसी खास मुकाम पर जाना है? हारिस ने कहा। हाँ, हमने हुमा पहुंचना है, लेकिन इस तरह कि इस्राएली हुकूमत, फौज और सरकारी एजेंसियों को उसका इल्म ना हो। इमरान ने कहा। ये तो बेहद आसान काम है जनाब। सरदार अबू उबैदा के बेटे हमाद की शादी हुमा में ही हुई है और वो हुमा आता जाता रहता है। वैसे भी वो बेहद दिलेर और बहादुर नौजवान है और उसे सहराई लोमड़ी कहा जाता है, क्योंकि वो इस सहरा के ऐसे ऐसे रास्ते जानता है जो शायद किसी दूसरी सहराई को भी मालूम ना हो। हारिस ने जवाब दिया। क्या वो पढ़ा लिखा है? इमरान ने पूछा। जी हाँ, सरदार अबू उबैदा ने उसे कब्रस से आला तालीम दिलाई है। हारिस ने जवाब दिया। क्या वो भी ऊँट पालने का काम करता है? इमरान ने पूछा। यस सर, ये तो इस पूरे कबीले की सदियों से रिवायत है। हारिस ने जवाब दिया तो इमरान ने असबात में सर हिला दिया। उसकी पेशानी पर शिकने सी फैल गई थी, लेकिन वो खामोश रहा और फिर जीप तवील फासला तय करके अरबत नखलिस्तान पहुंच गई। ये नखलिस्तान एक छोटे शहर जितना वसी था और यहाँ वाकई सहरा के अंदर एक शहर भी था। गो यहाँ की बोदोबाश खालिसतन सहराई ही थी, वही सहराई अंदाज के मकानात जो एक वसी दायरे की सूरत में बने हुए थे।
एक तरफ एक बड़ा सा पुख्ता मकान था जिसके बाहर बकायदा डेरा सा बना हुआ था। इस मकान के ऊपर सिया रंग का परचम लहरा रहा था जिससे पता चलता था कि ये सरदार अबू उबैदा का मकान है। हारिस ने जीप ले जाकर डेरे के अंदर रोक दी और वो नीचे उतरे ही थे कि एक उद्धड़ उम्र आदमी डेरे के बरामदे से निकलकर तेजी से चलता हुआ उनके करीब आ गया। सरदार अबू उबैदा के मेहमान हैं। हारिस ने उस उद्धड़ उम्र से मुखातिब होकर कहा, खुश आमदीद, मेहमान तो अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, आइए तशरीफ लाइए। उद्धड़ उमर ने बड़ी खुशदिली से कहा और वापस मुड़ गया। आइए जनाब, हारिस ने कहा तो इमरान ने अज़बात में सर हिला दिया और फिर वो सब एक बड़े हॉलनुमा कमरे में पहुंच गए। यहाँ फर्शी नशीस थी, गांव तकिए रखे हुए थे, ऊँटों के बालों की बनी हुई मखसूस दरिया फर्श पर बिछी हुई थी। पूरा माहौल खालिसतन सहराई नजर आ रहा था। इमरान अपने साथियों समेत वहां बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक लंबे कद और बड़े चेहरे का मालिक आदमी अंदर दाखिल हुआ। अहलन व सहलन मरहबा, मेरा नाम अबू उबैदा है, आने वाले ने मसरत भरे लहजे में कहा तो इमरान और उसके साथी उठ खड़े हुए। अबू उबैदा अरबी अंदाज में सबसे गले मिला और फिर वो सब वहां बैठ गए। उसी लम्हे कहवा उनके सामने रख दिया गया। मुझे आपकी आमद की इत्तला मिल चुकी थी और सरदार हमास ने मुझे सारी तफसील बता दी थी। मुझे बेहद मसरत है कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, जो इस्लाम का किला है, और मैं पाकिस्तानी भाइयों की खिदमत के लिए अपना खून तक बहा दूंगा। सरदार अबू उबैदा ने बड़े खुलूस भरे लहजे में कहा, सरदार, असल मसला ये है कि इसराइली हुकूमत ने पाकिस्तान से एक फार्मूला चोरी कराया और फार्मूला ऐसा है कि अगर इसराइल उस पर हथियार तैयार कर ले तो पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक को तबाह करा सकता है। इसलिए हम उस फार्मूले को वापस हासिल करने आए हैं। हमने जो मालूमात हासिल की हैं उनके मुताबिक ये फार्मूला इलाज के इलाके ह्यूमा की किसी लेबोरेटरी में पहुंचाया गया है और हमने बहरहाल उसे हासिल करना है और आपके पास इसलिए हाजिर हुए हैं कि आप हमें ह्यूमा पहुंचने का कोई ऐसा रास्ता बता दे कि उस रास्ते पर इसराइली फौज की चेकिंग ना हो। और बस। इमरान ने सरदार अबू उबैदा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं तवील अरसे से ह्यूमा नहीं गया, अलबत्ता मेरा बेटा हम्माद वहाँ आता जाता रहता है क्योंकि उसके ससुराल ह्यूमा में ही है। वो पढ़ा लिखा भी है और उसे ऐसे रास्तों का यकीनन इल्म होगा जिस पर आपको चेक ना किया जा सकता हो। लेकिन हम आपकी सिर्फ इतनी मदद कर सकते हैं कि आपको रास्ता बता दिया जाए और आप वहाँ पहुँच जाए, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इसराइल इन मामलात में बेहद सख्त है और ह्यूमा में मेरा भाई अपनी फैमिली के साथ रहता है और हम्माद उसका दामाद है। अगर इसराइलियों के कान में मामूली सी भी भनक पड़ गई कि हमने उनके दुश्मनों की मदद की है तो मेरे भाई और उसकी पूरी फैमिली को वो गोलियों से उड़ा देंगे। सरदार अबू उबैदा ने बड़े वाज़ेह और दो टूक अल्फाज में जवाब देते हुए कहा, हम भी आपसे सिर्फ इतना ही चाहते हैं, इससे ज्यादा आपको तकलीफ नहीं देना चाहते, लेकिन इससे पहले एक काम आपको करना होगा। इमरान ने कहा, वो क्या? अबू उबैदा ने चौंक कर पूछा। आप अपने किसी होशियार आदमी को उस रास्ते से जो हमें आप बताएंगे ह्यूमा भेजेंगे ताकि वो रास्ते में होने वाली चेकिंग के बारे में तफसीली रिपोर्ट दे सके। इमरान ने कहा, हाँ ये काम हो जाएगा। हम्माद का दोस्त अबू जरीब बेहद होशियार आदमी है, वो ये काम आसानी से कर लेगा और चूंकि वो रहने वाला भी ह्यूमा का ही है इसलिए उस पर कोई शक न करेगा। सरदार अबू उबैदा ने कहा, क्या आप उसे ह्यूमा से बुलवाएंगे? इमरान ने पूछा। ओ नहीं, वो अक्सर यहाँ आता जाता रहता है, अभी आया हुआ है। सरदार अबू उबैदा ने जवाब दिया तो इमरान ने मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद उन्हें खाना पेश किया गया और चूंकि तवील सफर की वजह से उन्हें खासी भूख लगी हुई थी इसलिए वो सब खाना खाने में मसरूफ हो गए। ब्लैक आई का चीफ कर्नल माइक अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठा बड़ी बेचैनी से पहलू बदल रहा था। उसे इसराइल के सदर की तरफ से हुक्म मिल चुका था कि वो अपनी फोर्स को अलाज से मुलाका लबानी सरहद से फौरी तौर पर हटा ले और अब वहाँ GP5 चेकिंग करेगी। चूंकि उसे समझ न आ रही थी कि ऐसा हुक्म क्यों दिया गया है इसलिए उसने GP5 में अपने खास मुखबिर को हुक्म दिया था कि वो असल बात मालूम करके उसे तफसील बताए, क्योंकि एक लिहाज से ये उसकी और उसकी एजेंसी की तौहीन थी। गो कर्नल डेविड उससे बेहद सीनियर था और GP5 भी तवील अरसे पहले कायम की गई थी, लेकिन जिस अंदाज में सदर ने उसे वहां से सेटअप खत्म करने का हुक्म दिया था उससे वो खासा जज्बस हुआ था। गोस ने सदर के हुक्म पर वहां से अपना तमाम सेटअप फौरी तौर पर खत्म कर दिया था, लेकिन वो उसकी वजूहत जानना चाहता था, इसलिए वो खासी बेचैनी से अपने आदमी के कॉल का इंतजार कर रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल माइक ने तेज लहजे में कहा। स्मिथ बोल रहा हूँ बॉस,
दूसरी तरफ से उस आदमी की आवाज सुनाई थी जिसके जिम्मे उसने मालूमात हासिल करने का काम लगाया था। स्मिथ जीपी 5 के हेडक्वार्टर में ही काम करता था। यस, क्या रिपोर्ट है? कर्नल माइक ने पूछा। सर, जो मालूमात मिली है उनके मुताबिक पाकिस्तानी एजेंट एलास इलाके के साथ लाबान की सरहद से एलास में दाखिल होंगे और ह्यूमा पहुंचेंगे जहां पाकिस्तानी फार्मूला मौजूद है, और कर्नल डेविड ने इस बार वहां इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम कराए हैं। हेडक्वार्टर का मेजर मार्टिन अपने पूरे सेक्शन समेत वहां पहुंच गया है। उसके साथ साथ हॉकाई को भी फिजा में पहुंचा दिया गया है, जिसकी मदद से वो पूरे सहरा की चेकिंग करेंगे। उसके साथ साथ जीपी 5 का नंबर 2 मेजर रिनाल्ड भी जीपी 5 के एक्शन सेक्शन समेत वहां पहुंच चुका है, और कर्नल डेविड साहब भी आज अपने खुसूसी हेलीकॉप्टर पर एलास पहुंच जाएंगे। वहां उन्होंने अपना हेडक्वार्टर मुंतखब कर लिया है। मेजर रिनाल्ड के साथ 4 गनशिप हेलीकॉप्टर भी होंगे, जिनकी मदद से वो पाकिस्तानी एजेंटों के खिलाफ फौरी और तेज कार्रवाई कर सकेंगे। स्मिथ ने तफसील से जवाब देते हुए कहा, ये कैसे मालूम हुआ कि पाकिस्तानी एजेंट वहां से इसराइल में दाखिल होंगे? कर्नल माइक ने पूछा। कर्नल डेविड को उनके मवासिलाती चेकिंग सेंटर ने एक टेप भिजवाई है जो 2 आदमियों के दरमियान फोन कॉल पर मुश्तमिल है। उसमें एक बात करने वाला पाकिस्तानी एजेंट इमरान है। कर्नल डेविड ने यह टेप सदर साहब को फोन पर सुनवाई है। इस तरह ये बात कंफर्म हो गई है। स्मिथ ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें इसका भारी इनाम मिलेगा। कर्नल माइक ने कहा, और रिसीवर रखकर उसने मेज की दराज खोली और उसमें से एक डायरी निकालकर उसे खोला और तेजी से सपाट पलटने शुरू कर दिए। चंद लम्हों बाद एक सफ़े पर उसकी नजरें जम गई। उसने गौर से उसे देखा और फिर उसे उठाकर मेज पर रख दिया और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। लाबान क्लब। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। कर्नल माइक बोल रहा हूँ, खालिद से बात कराओ। कर्नल माइक ने कहा, ओ अच्छा, होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो, खालिद बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक और मर्दाना आवाज सुनाई दी। कर्नल माइक बोल रहा हूँ, क्या फोन महफूज है? कर्नल माइक ने तेज लहजे में कहा, आपका नाम सुनते ही मैंने फोन महफूज कर लिया है, हुक्म फरमाए। दूसरी तरफ से कहा गया, पाकिस्तानी एजेंटों पर मुश्तमिल एक ग्रुप जो किसी भी मेकअप में हो सकता है, लाबान की सरहद से एलास में दाखिल होकर ह्यूमा पहुंचना चाहता है। इसलिए लाजमन वो लोग सातरे पहुंचेंगे और फिर वहां से किस अंदाज में वो आगे बढ़ेंगे, मुझे उनके बारे में तफसील और हतमी मालूमात चाहिए। मुआवजा 10 गुना दूंगा। कर्नल माइक ने कहा, 10 गुना? क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे? दूसरी तरफ से ऐसे हैरत भरे लहजे में कहा गया जैसे सुनने वाले को अपने कानों पर यकीन न आ रहा हो। हाँ, 10 गुना, लेकिन मालूमात फौरी, मुस्तका और हतमी चाहिए। कर्नल माइक ने कहा, आप बेफिक्र रहें। 10 गुना मुआवजे के लिए तो मैं जमीन की आखिरी तय भी खंगाल सकता हूँ। आप 2 घंटे बाद दोबारा मुझे फोन कर ले। दूसरी तरफ से कहा गया, ओके। कर्नल माइक ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसे मालूम था कि खालिद जो यहूदियों से भी ज्यादा दौलत का लालची है, 10 गुना मुआवजे की खातिर लाजमन तफसीली मालूमात हासिल कर लेगा। सातरे में खालिद उसकी एजेंसी का खुसूसी एजेंट था। वो दौलत परस्त था और दौलत की खातिर वो अपने खिलाफ भी मालूमात मुहैया करने से दरीग न करता था। फिर कर्नल माइक ने 2 घंटे बड़ी बेचैनी के आलम में गुजारे और फिर 2 घंटे गुजरते ही उसने एक बार फिर रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। लाबान क्लब। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। कर्नल माइक बोल रहा हूँ, खालिद से बात कराओ। कर्नल माइक ने कहा, यस सर। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो सर, खालिद बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद खालिद की आवाज सुनाई दी। फोन तो महफूज है? कर्नल माइक ने पूछा। यस सर, मैं 10 गुना मुआवजा हासिल करने में कामयाब रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से मसरत भरे लहजे में कहा गया तो कर्नल माइक का चेहरा भी चमक उठा। तफसील बताओ। कर्नल माइक ने कहा,